अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। तो आज इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लेंगे सारे। ठीक है, जितने भी इसके हमारे रह गए हैं, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस करवाना ज़रूरी थे। फिर उसके अलावा आपने क्या करना है, इस लेक्चर के बाद आई कैप का क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व करना है खुद से पहले। ठीक है, उसके बाद कल जो है इंशाल्लाह आई कैप का क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर नंबर जो हमारा 15 है उसका सॉल्व करवा दूंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 16 की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन नंबरिंग आप देख लीजिएगा कि लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन करवाए थे। 3 किए थे आई थिंक सो हमने, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कर लें इसको, क्वेश्चन 4 कर लें इसको। क्वेश्चन 4 ये है कि इफ 75% people use cell phone and 15% and 15% people use PTCL phone। ठीक है, जैसे घर में PTCL फोन लगा होता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है जी। और एंड 10% use both of them and 10% use both of them. Find the probability find the probability that a person selected at random use both of them, यानी कि वो PTCL भी यूज कर रहा है और सेल फोन भी यूज कर रहा है। यानी कि मुझे उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सेल फोन भी है, यानी कि मोबाइल फोन भी है, और उनके घरों में PTCL कनेक्शन भी है। ठीक है ये एक क्वेश्चन है। लेकिन इस तरह के पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चन के स्केच बना, लेकिन वो परसेंटेज में कभी भी नहीं आया था। ये क्वेश्चन परसेंटेज के साथ है, तो आज फर्स्ट टाइम हम परसेंटेज के साथ स्केच बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद क्वेश्चन मैंने ये एक लिखा है, लेकिन जब मेरा स्केच कंप्लीट हो जाएगा उस स्केच से, ये तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा ना, अगर वो इसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछना चाहता तो हम उस स्केच से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता था सबके सब आंसर हमारे सामने मौजूद होंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि उस एग्जामिनर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है तो हम एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट यानी कि स्केच कैसे बनेगा। आपके पास 2 कैटेगरीज है कि या तो सेल फोन यूज कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे, या तो PTCL यूज कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे। तो इस तरह आप कैटेगरी बना सकते हैं कि यूज
PTCL और not use PTCL। ठीक है, और इस तरह कैटेगरी बना सकते हैं कि यूज सेलफोन और नॉट यूज सेलफोन। ठीक, तो ये आपकी रोज एंड कॉलम्स बन गए। तो यहां पे PTCL का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे जो PTCL यूज नहीं करते उनका टोटल आ जाएगा, और एट द एंड हमारा यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ जाएगा। और ये नॉट यूज सेल उनका टोटल आ जाएगा, ये यूज सेल उनका टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 75% पीपल यूज सेल फोन। तो सेल फोन यूज करने वाले किधर गया, यूज सेल फोन यूज करने वाले कितने लोग हैं, 75%। तो यहां पे मैंने लिख दिया 75%। गॉट इट। फिर कह रहा है कि 15% पीपल यूज PTCL। PTCL कितने लोग यूज कर रहे हैं, 15%। तो यहां पर आ गया हमारे पास 15%। गॉट इट। फिर वो कह रहा है 10% यूज बोथ ऑफ देम। 10% यूज बोथ ऑफ देम। 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो PTCL और, ठीक है, और यहां पे कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन बदल लें, क्योंकि बोथ ऑफ देम तो ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम नॉट यूज बोथ ऑफ देम। ना ही उस घर में सेलफोन है, ना ही उस घर में PTCL का कनेक्शन है। ठीक है जी, तो बस इतने एग्जामिनर ने 1 2 3 इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इन 3 इंफॉर्मेशन की मदद से मैं अपना सारा के सारा टेबल जो है वो कंप्लीट कर लूंगा। कैसे, हमें पता है इन परसेंटेज टोटल परसेंटेज कितनी होती है, हमें पता है टोटल परसेंटेज। तो देखिएगा ये 100 होती है, तो टोटल तो 100%। तो यहां पे तो मेरा 100 आ गया। अगर टोटल 100 है और ये 75 है, बताओ फिर ये कितना होगा। ऑब्वियस बात है ये हमारा 25% होगा। अच्छा, अगर 10 ये है और ये 15 है, बताओ ये कितना होगा। हमने कहा ये 5 होगा, क्योंकि 10 + 5 15 बनना है। अच्छा, अगर ये 5 और ये 25, तो बताओ फिर ये कितना होना चाहिए। हमने कहा ये 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 + 5 25 बनेगा। ऐसे इसी तरह ये 100 और ये 15, तो बताइए कितना होना चाहिए। ये बिल्कुल 85 होना चाहिए। 85 + 15 100। अगर ये 85 और ये 20, तो बताइए कितना होना चाहिए। हमने कहा 65 होना चाहिए, ये 65 होना चाहिए। और यहां से देखें ये 75 और ये 10, तो फिर ये कितना होना चाहिए। हमने कहा ये 65 होना चाहिए। तो देखें ये सारा स्केच हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आए अपने आंसर की तरफ। आंसर में उसने क्या कहा था, मुझे उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताएं, मुझे उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताएं नॉट यूज बोथ ऑफ देम। नॉट यूज बोथ ऑफ देम, ना ही वो सेलफोन यूज करते हैं, ना ही वो PTCL का कनेक्शन यूज करते हैं। बताएं वो कितने लोग हैं। तो हम कहेंगे नॉट यूज ये है और नॉट यूज ये है, यानी कि 20% हमारा आंसर है। 20% ऐसे हैं ना ही वो PTCL यूज करते हैं और ना ही वो सेलफोन यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ यहां पर 20%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अच्छा, अगर इसके अलावा एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछता। हो सकता था वो ये पूछे कि, यानी कि अगर मैं एक और क्वेश्चन बनाऊं, आप ये लिख लीजिएगा, मैं ज़बानी बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। वो अगर ये वो पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम यूज PTCL बट नॉट यूज सेल, यानी कि मुझे उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताएं जो PTCL तो यूज कर रहे हैं लेकिन सेलफोन यूज नहीं कर रहे। हम कहेंगे आंसर इज 5%। यहां पर आ जाए,
Find the probability that a person selected at random is not use PTCL but use cell phone. तो हम कहेंगे 65%. हो सकता है ये क्वेश्चन हो. Find the probability that total number of person use cell phone. हमने कहा 75% people use cell phone. ठीक है. तो हमने कहा how many people find the probability that a person use PTCL. तो हम कहें use PTCL total 15%. तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, ये स्केच आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर तक ऑटोमेटिकली ले जाएगा. ठीक है जी. तो इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है जी. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन 5 कर लें इसको. अ कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड. क्वेश्चन ये है अ कमेटी is to be formed of 4 members from a total of 13 people of which 5 from Punjab, 2 from Balochistan, 4 from Sindh, and 2 from KPK. ठीक. What is the probability that committee contains. ठीक है. अब मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे लिख लेते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं. ऑप्शन 1 ये है contain all from
बलूचिस्तान, सेकंड देखते हैं नन फ्रॉम पंजाब, थर्ड में देखते हैं एट मोस्ट टू फ्रॉम सिंध, फोर में देखते हैं कि एटलीस्ट वन फ्रॉम केपी के। तो इन सारों के अवैस हमने आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो इन सारों के सॉल्यूशन हमने भी सॉल्व करने लगे हैं, अब इनको नोट कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा अ कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 4 मेंबर, हमें 4 बंदों की कमेटी बनानी है, यानी कि मैक्सिमम हमें उस कमेटी में 4 मेंबर चाहिए, ठीक। फ्रॉम अ टोटल ऑफ 13 पीपल, यानी कि हमारे पास 13 लोग हैं, टोटल 13 लोग हैं और हमने 4 बंदों की एक कमेटी बनानी है। अब ये 13 लोग कहां कहां से बिलोंग करते हैं, कहता है इस 13 लोगों में से 5 पंजाब में से हैं, 2 बलूचिस्तान में से हैं, 4 सिंध में से हैं और 2 केपीके में से हैं, ठीक है जी। तो उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कमेटी कंटेन ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, यानी कि जो 4 के 4 मेंबर्स हैं ये सारे के सारे बलूचिस्तान वाले होने चाहिए, ठीक है, बलूचिस्तान वाले होने चाहिए। अब हम इसका स्केच बनाते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हमारे पास पंजाब में से कुछ लोग हैं और बलूचिस्तान में से कुछ लोग हैं, सिंध में से कुछ लोग हैं और केपीके में से कुछ लोग हैं, और ये इन सब का हमारे पास आ गया टोटल, ये हमारे पास आ गया, इनका सबका टोटल आ गया, ठीक। पंजाब में से कितने लोग हैं, हमने कहा 5, बलूचिस्तान में से 2, सिंध में से 4, केपीके में से 2, और टोटल कितने हो गए हमारे पास 13 पीपल हो गए। सिलेक्ट कितने करने हैं, उसने कहा 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 4 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। यहां पे क्या आएगा, यहां पे तो एग्जामिनर का क्वेश्चन आएगा। उसने कहा ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, ये जो 4 मेंबर्स हैं ये चारों के चारों बलूचिस्तान में से होने चाहिए। हमने कहा भाई नहीं नहीं, ये चारों के चारों बलूचिस्तान में से तो नहीं हो सकते, ठीक है। उसने कहा ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, सारे के सारे जो 4 मेंबर हैं ये बलूचिस्तान में से होने चाहिए। तो हमने कहा नहीं, बलूचिस्तान में तो है ही 2 मेंबर, बाकी तो 2 मेंबर हमें दूसरे प्रोविंस से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसने कहा ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, सारे के सारे बलूचिस्तान में से होने चाहिए। तो हमारे पास बलूचिस्तान में तो है ही 2 बंदे, अगर बलूचिस्तान में से तो है ही 2 बंदे, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान का मतलब है कि आप बलूचिस्तान के सारे मेंबर्स ले लें, ठीक है। ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, सारे के सारे बलूचिस्तान में से आप पिक कर लें। अब क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास है ही 2 बंदे, तो हम सिर्फ बलूचिस्तान में से सिर्फ 2 बंदे पिक करेंगे, बाकी जो 2 बंदे होंगे हम वो अदर प्रोविंस से पिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो काम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, सारे के सारे जो बलूचिस्तान के मेंबर सिलेक्ट कर लो। तो हमने कहा कि बलूचिस्तान में तो है ही 2 मेंबर, तो करना क्या, आपने सिर्फ बलूचिस्तान से 2 मेंबर पिक कर सकते हैं, क्योंकि देखें हमने 4 बंदों की कमेटी बनानी है। उसने कहा वो 4 बंदों की जो कमेटी बनानी है ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, वो सारे बलूचिस्तान में से होने चाहिए। हमने कहा बलूचिस्तान में तो है ही 2 बंदे,
तो बलूचिस्तान में से मैक्सिमम 2 बंदे आ सकते हैं। अब बाकी 2 बंदे कहां से आएंगे? अच्छा, बाकी 2 बंदों की प्रोबेबिलिटी के लिखने के लिए आपको काफी कंप्लेक्सिटी आएगी, लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। पहले मुश्किल तरीका क्या है वो सीख लें। हो सकता है अब 2 बंदे रह गए, हो सकता है वो 2 बंदे यहां से आ जाए। अब ये देखिए, ये मुश्किल तरीका हो जाएगा, एंड में सारा मैं इरेज कर दूंगा। हो सकता है 2 बंदे यहां से आ जाए, यानी कि यहां से कोई भी ना आए। 4 पूरे हो गए। ये तो 2 एज इट इज आ रहा है ना, ये तो 2 एज इट इज आ रहा है, इसने 2 एज इट इज। हो सकता है कि 2 बंदे वो यहां से आ जाए, और ये तो 2 आ ही रहा है ना, ये तो 2, इस 2 ने तो आना ही आना है, इस 2 ने तो आना है। बाकी कॉम्बिनेशन की बात कर, हो सकता है 2 यहां से आ जाए, 2 और 2 4 पूरे हो गए। हो सकता है वो 2 केपीके में से आ जाए, 2 और 2 4 हो गए। अच्छा, हो सकता है, अच्छा ये 2 की प्रोबेबिलिटी खत्म। हो सकता है एक यहां से आ जाए, एक यहां से आ जाए, यहां से कोई ना आए, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि यहां से कोई ना आए, यहां से आ जाए। हो सकता है यहां से एक आ जाए, अब यहां से कोई ना आए, यहां से एक आ जाए। हो सकता है दोनों यहां से आए। देखो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन गई है। ये तो हमें सारा का सारा हमारा टाइम तो इस पे लग जाएगा। तो बजाय इसके कि आप एक एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, इसका एक आसान सा हल बताता हूं आपको। वो आसान सा हल क्या है, उसने कहा ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान, मुझे सारे के सारे बलूचिस्तान के मेंबर चाहिए। तो हमने कहा भाई बलूचिस्तान में तो बंदे ही 2 हैं, इसलिए मैक्सिमम बलूचिस्तान में से हम सारे अगर बलूचिस्तान के बंदों को कलेक्ट भी करें और कैलकुलेट भी करें तो मैक्सिमम 2 आए, यानी कि मैक्सिमम 2 का मतलब है हमने ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान ले लिए। लेकिन अभी भी हमारी कमेटी के बंदे पूरे नहीं हुए। हमने कहा अब ये 2 बंदे, हमने कहा 2 बंदे जहां मर्जी से ले लो। हमने क्या कहा, 2 बंदे जहां मर्जी से ले लो। अब हमें कोई कंसर्न नहीं है पंजाब में से आए, सिंध में से आए या केपीके में से आए। तो हमने जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ये देखिएगा, हमने हमारा सिर्फ फोकस है बलूचिस्तान के ऊपर। हमने कहा बलूचिस्तान में से सारे के सारे बंदे आए, तो बलूचिस्तान में टोटल बंदे कितने थे? 2, और सारे सारे सिलेक्ट कर लिए, तो 2 से 2 हमारी बलूचिस्तान की प्रोबेबिलिटी आ गई। हमने कहा कॉम्बिनेशन तो पूरा करना है ना। अब हम बाकी बंदे कहां से लेकर आए? उसने कहा बाकी बंदे अदर्स में से ले आओ। पंजाब, सिंध, केपी को अदर का नाम दे दो। अब इन सारे अदर को ना कंबाइन कर दें, सारे अदर को कंबाइन कर दें। 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब सबको 11 कर लें, यानी कि अब बाकी जो ये 2 बंदे आएंगे, देखें ये 2 बंदे तो बलूचिस्तान में से आ गए। अब बाकी 2 बंदे कहां से आए? उसने कहा अदर में से ले आओ, जिस मर्जी प्रोविंस से ले आओ, हमें कोई मसला नहीं है। तो दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम बनाने के लिए 13C4, 13C4, लेकिन 2 + 11 13, 2 + 2 4, दिस इज अवर आंसर। कैलकुलेट कर लें, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा 2C2 मल्टीप्लाई बाय 11C2, 11C2 और डिवाइडेड बाय 13C4। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/13। आंसर आ गया हमारे पास 1/13। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/30। ठीक है जी, अपने इस आंसर को नोट कर लें। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं, सेकंड, नन फ्रॉम पंजाब। ये तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया ना, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकंड वाले नन फ्रॉम पंजाब, यानी कि पंजाब में से कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको जल्दी से नोट कर लें आप, शाबाश, फिर रेज करना है इसको। नन फ्रॉम पंजाब, नन फ्रॉम पंजाब में क्या होगा? उसने कहा पंजाब में से कोई ना आए, यानी कि पंजाब में से किसी की सिलेक्शन नहीं करनी, तो हमने यहां पे 0 रख लिया। अच्छा याद रखिएगा, इसका सबसे आसान तरीका यह है, एग्जामिनर जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है आपने भी उसके ऊपर फोकस करना। एग्जामिनर क्वेश्चन पंजाब में था तो आपका भी फोकस पंजाब पर हो। आपने ये कहना पंजाब में से कोई ना आए, यानी कि पंजाब में टोटल लोग कितने 5, उसमें से कोई ना आए।
हमने कहा अच्छा फिर बताओ बाकी कहां से लेकर आए, उससे कहा बाकी जहां मर्जी से लेकर आओ, यानी कि बाकियों को हम अदर्स का नाम दे देते हैं, अदर। तो अगर पंजाब में से कहीं नहीं आ रहा तो अदर कितना रह गए, 2 + 4 6, 6 + 2 8, यानी कि बाकी अदर में से सिलेक्ट कर लो, यानी कि 8C4 हो गया। दिस इज फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम में 13C4 और आपका आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट कर लें, 8C4 और आपका आंसर आ गया 0.97, 0.098 आंसर आ गया 0.098। तो ये आपका आंसर आ गया नन फ्रॉम पंजाब, कि पंजाब में से कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 0.098 यानी कि 9.8%। ठीक हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि उसने कहा एटमोस्ट 2 फ्रॉम सिंध, कम से कम 2 सिंध में से होने चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब एटमोस्ट 2 फ्रॉम सिंध देखते हैं। थर्ड में क्या होगा, एटमोस्ट 2 फ्रॉम सिंध कहता है कि ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट मीन ज्यादा से ज्यादा सिंध में से 2 हों। कम से कम कितने, उतने का कम से कम 0 हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले मैं एटमोस्ट 2, क्योंकि एटमोस्ट 2 कीमती लफ्ज है, एटमोस्ट एटलीस्ट सबसे कीमती लफ्ज होते हैं प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले हम इनका उर्दू तर्जमा लिखेंगे कि एटमोस्ट 2 का मतलब क्या। हमने कहा एटमोस्ट 2 सिंध, एटमोस्ट 2 सिंध का मतलब होता है सिंध में से 2 भी आ सकते हैं, और एटमोस्ट 2 का मतलब 2 भी या 2 से कम। 2 से कम मीन 1 भी आ सकता है और कोई भी नहीं आ सकता, यह एटमोस्ट का मतलब होता है। तो सबसे पहले एटमोस्ट का मतलब लिख लिया। अब बाकी कॉम्बिनेशन पूरा करो। अगर 2 यहां से आ रहे हैं, हमें 4 बंदों की कमेटी बनानी है, बाकी 2 कहां से आएंगे, अदर में से आएंगे, अदर्स में से आएंगे। सबसे आसान क्या, अदर्स में से आएंगे। अगर आप अदर नहीं करेंगे तो आपकी काफी लेंथ ये प्रोबेबिलिटी चल जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है अगर 2 यहां से आ जाएं तो हम कहेंगे 2 बाकी या अदर्स में से आएंगे। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो सिंध में से हमने कहा मैक्सिमम 4 लोग हैं, हो सकता है 4 में से 2 आ जाएं, एटमोस्ट 2 का मतलब। अब बाकी कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए अदर में से कितने आएंगे, 4 तो ये होगा, अदर कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो बाकी 9 में से आएंगे। बाकी 2 लोग जो आएंगे वो 9 में से आएंगे। दिस इज फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो हमारा ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, हो सकता है सिंध में से 1 आ जाए, हो सकता है 4 में से 1 आ जाए, बाकी कहां से आएंगे, बाकी अदर में से आएंगे, यानी कि 9 में से बाकी 3 लोग आ जाएंगे, 9C3। फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्लस के साथ सिंध में से कोई भी ना आए, 4 टोटल लोग सिंध के हैं, उनमें से कोई भी ना आए, 4C0, तो बाकी सारे कहां से आएंगे, अदर में से आएंगे, तो 9C4 आ जाएगा, ठीक है। तो चेक करें, 9 + 4 13 4, 13 4, 9 + 4 13 4, इसका मतलब सही है। तो ये फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम में एक ही आ जाएगा, दैट इज 13C4। तो 13C4 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले 4C2 मल्टीप्लाई बाय 9C2, 9C2 फिर प्लस 4C1 मल्टीप्लाई बाय 9C3, 9C3 प्लस 4C0, इसको 9C4, 9C4, तो एंड में 13C4। आंसर आ गया 0.9
0.948 0.948। अच्छा, ये एग्जामिनर की मर्जी होगी कि वो अपने आंसर को फ्रैक्शन में रखता है, डेसिमल में रखता है, और डेसिमल में भी 1 डेसिमल प्लेस रखता है, 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस। ये एग्जामिनर की मर्जी हुआ करेगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ गया 0.948। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट रह गया कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम केपीके, कम से कम केपीके में से एक बंदा है। एटलीस्ट 1 फ्रॉम के, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब रह गया एटलीस्ट 1 फ्रॉम केपीके, कम से कम केपीके में से एक बंदा है। चलें जी, फोर्थ वाला, एटलीस्ट 1 फ्रॉम केपीके, कम से कम एक बंदा केपीके में से होना चाहिए। तो इसको रेस कर देते हैं जरा। अब एटलीस्ट का सबसे पहले मैं उर्दू तर्जुमा लिखूंगा कि एटलीस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक या एक से ज्यादा। उसने कहा कम से कम एक केपीके में से होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, ये लो, एक केपीके में से आ गया। और एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। हमने कहा 2 भी तो आ सकते हैं। फिर हमने कहा 3 भी तो केपीके में से आ सकते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, 3 केपीके में से नहीं आ सकते, क्योंकि केपीके में बंदे ही 2 हैं। जब केपीके में बंदे ही 2 हैं तो उससे ज्यादा तो केपीके में से आ नहीं सकते। तो मैक्सिमम जो केपीके में से बंदे आएंगे वो 2 आएंगे। तो 3 को क्रॉस कर दूंगा, 3 को मैं नहीं लिखूंगा। तो समटाइम हमें ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, समटाइम ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, अगर एक यहां से आ रहा है तो बाकी 3 कहां से आएंगे? इन तीनों को अदर्स में ले जाए। तो यानी कि केपीके में से टोटल 2 लोग हैं, 2C1 अगर यहां से आ रहा है तो बाकी कहां से आएंगे? अदर में से आएंगे। अदर कितने? 2 ये, तो 13 - 2 11, बाकी 11 में से आएंगे। तो 11C, अगर एक यहां से आ रहा है तो 11 में से 3 बंदे आएंगे ना, टोटल 4 बंदे की कमेटी फिर ही पूरी होगी। ये कॉम्बिनेशन बन गया। क्योंकि एक और भी कॉम्बिनेशन है तो अगला कॉम्बिनेशन प्लस के साथ बनेगा। 2C2 11C2, दिस इज फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम में आपको पता है कि 13C4 बनेगा। लो जी, इसका आंसर क्या आता है देखते हैं जी। इलेवन सी टू 11C2 और 2C2 और 2C1 मल्टीप्लाई बाई 11C3 प्लस 2C2 मल्टीप्लाई बाई 11C2। आंसर आ गया 7/13। आंसर आ गया 7/13। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास इस आंसर्स के क्वेश्चंस आ गए। तो ये इन क्वेश्चंस को अपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक हो गया जी, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अब इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन लॉ में इंडिपेंडेंट इवेंट के एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको 6 का नाम दे दो। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि
क्वेश्चन 6, the probability that the probability that A will alive after 15 years come after 15 years to come is 7/5 and for B it is 9/6. Find the probability. Find the probability that number 1 both of them will alive. Second, both of them will die. Third, A will alive and be dead. 4 में at least one will alive. At least one will alive. कम से कम एक जिंदा रहेगा. ठीक है. तो यहां पर इस तरह के देखें. अब सबसे पहले, अब जब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट इवेंट हूं, मैं डिपेंडेंट इवेंट हूं, मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एडिशनल और क्या लगना है. तो हमें अब इस क्वेश्चन से खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये क्वेश्चन जो है वो किस चीज का क्वेश्चन है. ठीक है. प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में कौन सा लॉ लग रहा है. सबसे पहले अगर मैं अपने क्वेश्चंस की बात करूं, बोथ एंड और एटलीस्ट वन विल अलाइव में, बोथ एंड में, ये तो मुझे कंफर्म हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ लग रहा है. कौन सा लॉ लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन लॉ का. फिर मल्टीप्लिकेशन लॉ में मैंने देखना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है. तो हमने कहा अलाइव और डेथ, जिंदा रहना और मरना, ये हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट है. ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा मर गया उसकी वजह से दूसरा बंदा भी मर गया. ऐसा नहीं होना. किसी का मरना, किसी का जिंदा रहना, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता. ठीक है. हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं. मीन ठीक है, खाना नहीं खाया काफी दिन से, वो बंदा खाने की वजह से मर गया या बीमारी, वो रीजन है, वो कॉज है. ठीक है. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि किसी इवेंट की वजह से वो बंदा जिंदा रह गया. ठीक है. यानी कि एक पर्सन मर गया दूसरा बंदा ही मर गया, ऐसा नहीं होने वाला. उसको कोई बीमारी हो सकती है या कोई नेचुरल कोई हादसा हो सकता है, वो अलग बात है. ठीक है जी. वो डिपेंड नहीं कर रहा था, उसका वक्त आ चुका था. ठीक है जी. तो जिंदा रहना या मरना इंडिपेंडेंट इवेंट है. पास फेल इंडिपेंडेंट इवेंट है. अच्छा बुरा इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, सिंपल प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है. ठीक है. अब यहां पर वो हमें क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं ए विल अलाइव. ए जो है
आफ्टर 15 ईयर टू कम इज कि ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी होना चाहिए थे, ठीक है। उसने कहा कि ए विल अलाइव आफ्टर 15 ईयर टू कम इज 7/5 एंड फॉर बी इट इज 9/6। ए 15 साल बाद जिंदा रहेगा, ठीक है। ए विल अलाइव, ए तकरीबन 15 साल तक जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/7। यानी कि देखें ए अलाइव, ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 7/5। तो ए के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए डेड हो गया, उसके मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखें हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगी, मरने की प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से अगर मैं पास की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो फेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो पीछे क्या उनसे प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, गुड आइटम्स की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, ठीक है जी। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो पीछे क्या रह जाएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 कैसे बनती है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हमें पता है सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा करें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बनती है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/5 है, वो 3/5 है, तो बताएं फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने कहा यहां पे 1 आ गया, दैट इज 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बता देते हैं। ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, इनके टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं कामयाबी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 5 1 5, 5 - 3 2/5, तो हम कहेंगे कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, ठीक है। ये जो हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक प्रोबेबिलिटी को माइनस करके दूसरी प्रोबेबिलिटी का आंसर फाइंड करते हैं, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी, इसमें से मैंने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस की, फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन कर दी जाए, हम टोटल में से गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करें तो हमारे पास हमारी रिमेनिंग क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इसको कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, यहां पे आई आएगा, ठीक है। कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। तो देखें अगर हमारे पास अलाइव की प्रोबेबिलिटी आ गई है, हम चाहते हैं डेथ की प्रोबेबिलिटी आ जाए, तो डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से अलाइव माइनस कर दें। ये देखें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से अगर मैं अलाइव की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो डेथ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 2/5, ठीक है। और ये ए अलाइव है, इसका कंप्लीमेंट का सिंबल ये होता है, ए के ऊपर ये बार आ जाता है। ए बार का मतलब होता है ए का कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए का रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल। अगर ए अलाइव है इसका कंप्लीमेंट डेथ होगा, ए फेलियर है इसका रेसिप्रोकल कंप्लीमेंट सक्सेस होगा, ए गुड है इसका कंप्लीमेंट बैड होगा। समझ लगी आपको बात, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास तो ए का सारा सिनेरियो आ गया। अब इस तरह बी का सिनेरियो लिख लेते हैं कि बी में क्या होगा, यानी कि बी के अलाइव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और बी की डेथ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये तो ए हो गया। बी देखते हैं, तो बी अलाइव, बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या, 9/6, 9/6, इसको करें, ठीक है। ये 7/5 है, इसको चेंज करें जरा,
इसको 5/7 करें, 5/7, और ये भी 9/6 नहीं है, 6/9 होनी चाहिए, 6/9, ठीक है नी, 6/9, 6/9। बी डेड हो गया या डेड हो गई, जो भी है, कंप्लीमेंट के ऊपर बी बार आ जाएगा, यानी कि 1 - 6/9, तो 9 1 9, 9 - 6 दैट इज 3/9, तो ये आ गई बी के डेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखें, ए अलाइव, ए का कंप्लीमेंट डेड, बी अलाइव, बी का कंप्लीमेंट डेड, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब चुपचाप आंसर लिखते रहे। उसने कहा बोथ ऑफ देम विल डाई, दोनों के दोनों 15 साल बाद मर जाएंगे। तो ये देखें, ये देखिएगा, तो हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। ये देखें, ए भी मर गया, मल्टीप्लाई बाय भी मर गया, खत्म कहानी, आंसर आ गया। ए के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5। बी के मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/9, तो आंसर आ गया 3 2s are 6, 5 9s are 45, 6/45 आंसर आ गया, सिंपल। बोथ ऑफ देम विल डाई, ओ सॉरी, चले ये डाई का आंसर आ गया, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं क्योंकि वो गलती से वो लिखा गया, बोथ ऑफ देम विल अलाइव कर लेते हैं, ठीक है। आप चेंज ना कीजिएगा क्योंकि मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, आप लोगों ने पहले डाई लिखा हुआ था, अलाइव लिखा हुआ था ना, तो आप इस वाले आंसर को ना सेकंड में लिख लें, बेशक आप इस तरह ना करें मेरी तरह, और आपने सेकंड में डाई लिखा हुआ था, अब जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आपने फर्स्ट में लिख लेना, आप इसकी अल्टरनेट जगह खुद से चेंज कर लीजिएगा। अब ये है सेकंड, ये बोथ ऑफ देम विल अलाइव, दोनों जिंदा रहेंगे, दोनों जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, ये देखिए ए भी जिंदा रहेगा, बी भी जिंदा रहेगा। ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/17, और बी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/7 और 6/9, ठीक है। तो 5 6 are 30, 7 9 are 63, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि दोनों जिंदा रहेंगे। फिर ए विल अलाइव, ए जिंदा रहेगा, बी मर जाएगा, ये देखें, ए जिंदा मल्टीप्लाई बाय बी, देखें मर गया, बी मर गया, तो ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी, बी के मरने की प्रोबेबिलिटी 3/9, 15/63 आंसर आ गया। समझ आसान सी है ना, क्योंकि बस चीजों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरह क्वेश्चन आ गया, आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। एटलीस्ट वन विल अलाइव, कम से कम एक जिंदा रहेगा, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन विल अलाइव, कम से कम एक जिंदा रहना चाहिए। अब वो एक जिंदा कौन रहेगा उसने ये नहीं बताया, उसे नहीं बताया तो हम सारी पॉसिबिलिटी लिखेंगे। हमने कहा हो सकता है ए जिंदा रह जाए यानी कि बी मर जाए, प्लस हो सकता है बी मर जाए और ए मर जाए और बी जिंदा रहे। एटलीस्ट वन विल अलाइव का मतलब कम से कम एक जिंदा रहेगा या दोनों जिंदा रहेंगे, प्लस ए भी जिंदा रहेगा, बी भी जिंदा रहेगा। एटलीस्ट वन का मतलब ये होता है ना कि एक भी जिंदा रह जाए और दोनों जिंदा रह जाए, तो हमने एक को भी जिंदगी की प्रोबेबिलिटी लिख ली और बोथ की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी लिख ली। चलें जी, अब इसका आंसर लिखते हैं। ए की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 5/7, बी के मरने की प्रोबेबिलिटी 3/9, प्लस ए मर गया 2/5, बी जिंदा है 6/9, दोनों जिंदा हैं, ए 5/7 और बी 6/9। तो बताएं आंसर कितना आता है? आंसर के लिए इसको बस डायरेक्ट कैलकुलेटर से डायरेक्ट सारा सॉल्व कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है जी। तो अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये बन जाएगा 5 3s are 15,
15/63 ये बन जाएगा 15/63 प्लस 12/45, ठीक है। A 2/5 और B 2/5, ठीक है। और प्लस 5 6 30/63। तो सबको सॉल्व करें तो देखें फाइनल आंसर क्या आता है। सबको सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन बाय 63 प्लस 12/45 प्लस 30/63। तो आंसर आ गया 103 डिवाइडेड बाय 105 फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि 103 डिवाइडेड बाय 105 ये फ्रैक्शनल आंसर है। अगर इसका डेसिमल आंसर लिखना है तो डेसिमल आंसर आ जाएगा 0.98। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो अब एक क्वेश्चन और करवाना है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रह गया। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जब मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा तो उसी के साथ ही आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल प्लस प्रैक्टिस का नाम है। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतनी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपकी ग्रिप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।